विधानसभा चुनावों का समय है और हम मध्य प्रदेश में इस समय हैं देश के रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह के साथ। बहुत स्वागत है आपका सर। कमल या कमलनाथ? कमल। मध्य प्रदेश की राजनीति के धोनी हैं शिवराज सिंह। चेहरे को लेकर चर्चा यहाँ पर होती है तो क्या पार्टी को नुकसान होगा? हमारे यहाँ चेहरे और की कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती है। जातिगत जनगणना का प्रश्न है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की कोई विरोधी नहीं है। इंडिया अलायंस कोई खतरा पैदा कर? इंडिया अलायंस तो बिखर गया, टूट गया। नहीं, हमारा आतंकवादी संगठन है। विपक्ष का कहना है कि आप लोग केवल और केवल ईडी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। नहीं, ईडी अपना एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, अपना काम कर रहा है। एमपी गजब है और उससे भी ज्यादा दिलचस्प है यहाँ की राजनीति, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। सवाल ये है कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज तक संवाददाता श्वेता सिंह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची। मध्य प्रदेश में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सभी बड़े दिग्गजों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। तेज लेकिन सधे कदमों से चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने चुनावी रणभूमि में मोर्चा संभाल लिया है। मध्य प्रदेश में आप बहुत जगहों पर गए हैं अभी तक चुनाव प्रचार के लिए। कमल या कमलनाथ? कमल। इसमें कहीं दो मत नहीं है। क्लियर मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। सबसे बड़ा मुद्दा आपको लोगों की जुबान पर क्या सुनाई दे रहा है? लोगों के जुबान पर जो सबसे बड़ी बात सुनाई दी, चाहे जो भी हो, यहाँ की शिवराज सिंह के नेतृत्व की सरकार ने जो काम किया है वो अनपैरेलल है। पर एंटी इनकम्बेंसी 18 साल कोई छोटा समय काल नहीं होता है। इतने में लोगों का मन भी ऊब जाता है और कहते हैं कि सरकारें भी नए नए आइडियाज नहीं ला पाती। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आपने गुजरात में भी देखी होगी। वहां तो लगभग कई वर्षों से वहां भी सरकार चल रही है। शायद 25-30 वर्ष हो गए होंगे, 30 साल के आसपास। मैं समझता हूँ वहां तो प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो मध्य प्रदेश में भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। कमलनाथ कहते हैं कि बीजेपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अस्तित्व की लड़ाई तो इस समय भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, सभी जानते हैं। इन चुनावों का टोन आपने सेट किया था जब सबसे पहले आपने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान धोनी की तरह हैं, शुरुआत कैसी भी करे फिनिश बहुत अच्छा कर देते हैं। जो मैंने कहा था वही साबित हो रहा है। अब तो सर्वेक्षण एजेंसियां भी कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये तो प्रारंभ में आज के 1.5 महीने मैंने पहले कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीति के धोनी हैं शिवराज सिंह। मोदी कहते हैं कि उनको तो प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही है। नहीं, प्लेइंग 11 में तो रिजल्ट बतला देंगे। चलिए, इस पर आगे विस्तार से आपसे बात होगी, लेकिन अब हम राजनाथ जी के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के सफर पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के सामने अपने अपने गढ़ बचाने की चुनौती है। जिस ग्वालियर रीजन की तरफ राजनाथ सिंह का विमान हवा में बातें कर रहा है, वहां पर इस बार सबसे कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। लेकिन राजनाथ सिंह के चेहरे पर बीजेपी की जीत का भरोसा पढ़ा जा सकता है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। यहाँ उसे 34 में से 27 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी 5 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन राजनाथ सिंह को भरोसा है कि इस बार नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे। ग्वालियर चंबल के इलाकों में भी कमल खिलेगा। राजनाथ जी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इन सभी क्षेत्रों में पिछले विधानसभा चुनावों में बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार स्थिति क्या अलग है? 2018 के चुनाव के कंपैरिजन में स्थिति काफी बेहतर हुई है, क्योंकि इसके पहले भी भिंड, मुरैना आदि इन सब क्षेत्रों की सार्वजनिक सभाओं को मैंने संबोधित किया था। तो वहाँ जो ऐसे मजे हुए जो राजनीति के खिलाड़ी होते हैं, जो कि हमारी विचारधारा के भी नहीं थे, उनका भी यह कहना था कि लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बेल्ट में, ये मानिए जो ग्वालियर का पूरा ये क्षेत्र है, इसमें पहले के कंपैरिजन में काफी बेहतर करेगी। इसका कारण कुछ? कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता जन सामान्य में बढ़ी है। एक तो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने भी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में काफी बेहतर काम किया है। बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं कि देश के किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की योजनाएं लागू नहीं हुई हैं जो इन्होंने किया है। दूसरी बात
कि हमारी केंद्र की सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है उसकी एक विश्वसनीयता और एक साख है लोग जन सामान्य के बीच। और मैं ये कहूं कि सरकार की भी है और पार्टी की भी है, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते हैं। यह विश्वसनीयता बनी होने के कारण जो है हम लोगों को जन सामान्य का समर्थन स्वाभाविक रूप से हासिल हो रहा है। नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान का रहा। अब भी शिवराज जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही हूं तो चेहरा लिहाजा मैं ही हूं, लेकिन अगर उनके नाम को लेकर और आप लोगों का एक चेहरे को लेकर चर्चा यहां पर होती है तो क्या पार्टी को नुकसान होगा? हमारे यहाँ चेहरे वहरे की कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती है। पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। ये बात सच है कि आज मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह जी ही हैं। पर चेहरे का महत्व नहीं होता कहने का मतलब क्या सीधा ये हो जाता है कि शिवराज चेहरा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो डिसीजन करता है होता वही है। कौन होगा किसी के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं ही। राजनाथ जी, क्या हुआ कि जब टिकट वितरण चल रहा था तो आखिरी में नंबर आया शिवराज जी का, तो उतने दिनों में इतनी अटकलें हुई, कहीं तो वोटर के मन कहीं कोई अटकलें नहीं थी। एक्चुअली ये हुआ कि बहुत सारे लोगों का है, शिवराज जी ने स्वयं ही कहा था पहले सबका फाइनल करिए। हम लोगों का तो फाइनल ही है, लेकिन घोषणा बाद में हुई है। पहले उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं होने वाली थी कि उनको चुनाव लड़े कि न लड़े, ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या कारण रहा कि बहुत सारे जो हमारे केंद्रीय मंत्री रहे, जो सांसद रहे बीजेपी के, उनको विधायक का टिकट देना पड़ा और इस क्षेत्र में तो खासकर बड़े नाम है? देखिए, इस बार कुछ हम लोगों ने ज्यादा प्रिकॉशन लिया है, क्योंकि 2018 में जो हमको उम्मीद नहीं थी वो हो गया, यानी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। तो इस बार ऐसे जो भी प्रभावी हमारे कैंडिडेट हो सकते हो, चाहे वो सेंटर में रहे हों अथवा कहीं भी रहे हों, उनको इस बार मैदान में उतारने का हम लोगों ने फैसला किया। इसलिए बहुत सारे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी और एक दो हमारे जो मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, उनको चुनाव के मैदान में उतारा है। 2018 में जब चुनाव हुआ था तो कुछ ऐसे मुद्दे थे अदालती निर्णयों के कारण जो कि जातीय मुद्दे बनकर बहुत विशेष तौर पर उभरे थे, और इस वजह से जातीय विभाजन भी एक मनमुटाव का कारण बना था वोटरों के लिहाज से। इस बार एक जातीय जनगणना का मुद्दा उठा है जो कि बिहार से शुरू हुआ और जो आपका विरोधी गठबंधन है वो इसे जोर शोर से उठा रहा है। इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, सच्चाई तो यह है कि जो भी हमारा विरोधी गठबंधन है उसके पास कुछ मुद्दा शेष नहीं बचा है जिसका कि रेलेवेंस हो, जिसकी प्रासंगिकता हो। ऐसा कोई मुद्दा उनके पास शेष नहीं बचा है। जातिगत जनगणना का प्रश्न है, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी उसकी कोई विरोधी नहीं है। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी बात कभी नहीं कही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सच्चाई है कि हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके पास कोई मुद्दा अब शेष बचा ही नहीं है। तो केवल इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर भावनात्मक और जातिगत मुद्दे उभाड़ कर वह राजनीतिक कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। मतलब एक अध्ययन के बाद हो सकता है जातीय जनगणना में कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ किसी का कोई विरोध ऐसा नहीं है। आंकड़े चूंकि जारी नहीं किए जाते हैं और नीतीश कुमार ने खुद बहुत बढ़ चढ़कर इस बात को लेकर घेरा बीजेपी को। नहीं, वो तो अभी हमारे साथी थे, अभी गए हैं उधर। वापस आने लायक स्थिति में पता नहीं, मैं नहीं कह सकता क्या होगा कैसे होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, शेष नहीं बचा। नहीं, आपके ये कहने का कारण राजनाथ जी, मैं इस सवाल को थोड़ा सा और वो इसलिए जानना चाहती हूँ आपसे क्योंकि ये बड़ी फिर खिंचाई हुई कि उनको तो संयोजक तक नहीं बनाया गया, क्या नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं? बड़ी बैठकें उनकी शुरू हुई हैं बाकी पार्टी। ऐसा कुछ नहीं। वो मैं इस बात को नहीं मानता कि फिर से हमारे साथ आए, और वो हम सबको स्वीकार भी नहीं है। अच्छा, बीजेपी अपने बल पर आपको बेहतर लगे, अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी और कामयाबी हासिल करेगी। आप रक्षा मंत्री भी हैं और ये पूरा वो बेल्ट है जहां से युवा बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सेना में जाने की इच्छा रखते हैं, कोशिशें करते हैं। जाहिर है उस मुद्दे पर भी आपको सुनना चाहते हैं। और इसी बीच अग्निवीर को लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी जिसे राहुल गांधी ने बहुत उठाया था कि कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं है कि कितने पैसे एक अग्निवीर को दिए जाएंगे अगर उसकी शहादत होती है। अब सब कुछ स्पष्ट है। सारे अग्निवीर के जवानों से आप मिलिए, वो बेहद खुश हैं और जितना अधिकतम जो संभव हो सकता है वो करने की बराबर
गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है, आगे भी यदि जरूरत होगी तो हम करेंगे। लेकिन हमारे अग्निवीर के नौजवान बहुत ही अच्छी तरह और अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मैं तो गया था आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स, तीनों जगह अग्निवीर के जवान मुझसे मिले थे। वो बेहद खुश हैं और उनके चेहरे पर मैंने एक चमक देखी है, एक विश्वास उनके चेहरे पर मैंने देखा है। बीजेपी को लगता है कि इस बार सत्ता विरोधी लहर का डर चुनावों के नतीजों के बाद हवा हो जाएगा। लेकिन क्या बीजेपी अपने नेता और कार्यकर्ताओं के भरोसे पिछली बार की कसर पूरी कर पाएगी? इस पर सबकी नजरें हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता की तकदीर 5 अंचलों के मतदाता लिखते हैं, जिसमें ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड, मध्य भारत, निमाड़ मालवा और महाकौशल शामिल है। 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी के मालवा, निमाड़ और ग्वालियर चंबल के किले को भेद कर अपनी सरकार बनाई थी। इसीलिए मध्य प्रदेश की हर एक सीट पर मुकाबला इस बार बेहद कड़ा है। पिछली गलतियों से सीखते हुए बीजेपी एक एक सीट पर ध्यान दे रही है। इसमें राजधानी भोपाल के पास का रायसेन भी शामिल है, जहां पर राजनाथ सिंह अगली रैली के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश इस समय प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पिछली बार ज्यादा वोट हासिल करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इतनी सीट हासिल नहीं कर पाई थी कि सरकार उसकी बने। लेकिन कमलनाथ सरकार बनने के बाद बीचों बीच अचानक यहाँ पर सत्ता पलट हुई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। चंबल के क्षेत्र में राजनाथ सिंह ने काफी फोकस किया है प्रचार के दौरान, लेकिन इस समय हम रायसेन जिले में मौजूद हैं, जहां की एक सीट ये भोजपुर सीट है, जिसके प्रत्याशी के प्रचार के लिए राजनाथ जी यहां पर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन पर प्रहार और भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें यहाँ के लोगों के बीच रखने के लिए मैं बताना चाहूंगा, मंडीदीप एक लघु भारत है। यहाँ उद्योग के लिए इसको जाना जाता है। इन उद्योगों के लिए हमारे पटवा जी ने 150 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्य किए हैं, जिनके आधार पर पूरे भारत के लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है, काम मिलता है। ऐसे विकास किए हमारे पटवा जी ने। हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। केंद्र में मोदी जी की और प्रदेश में शिवराज जी की और क्षेत्र में हमारे सुरेंद्र भैया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साल 2005 से मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ 2018 में कमलनाथ ने 15 महीने तक सरकार बनाई थी। बड़ी बात यह है कि इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ खुद को शीर्ष पर बनाए रखा, बल्कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी चमक बरकरार रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भरोसा है कि लगातार सरकार में रहने के बावजूद बीजेपी को जनता एक बार फिर मौका जरूर देगी। पूरी जो जनता अभी तक जो आपकी सभाएं हुई हैं, वहां पर सबका उत्साह आपको आश्वस्त कर रहा है? नहीं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बन रही है। इंडिया अलायंस कोई खतरा पैदा कर रहा है? नहीं, इंडिया अलायंस तो बिखर गया, टूट गया। क्योंकि यूपी में हम देख रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इतने सीटों पर हम लड़ेंगे, बाकी सब लड़ना चाहिए सबको। इंडी के जितने भी अलायंस है सबको एक दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ? वो तो साथ लड़ रहे हैं। साथ कहाँ, कहीं नहीं लड़े। वो कह रहे हैं आप लोग इतना डर गए कि इंडिया का नाम भारत कहने लगे हैं। नहीं, इंडिया तो भारत था ही, कि कहने क्या लगे, तो पहले से ही भारत है। इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत ही, उन्होंने कहा भारत, ये तो हमारे भारत के संविधान में है। अलायंस से कोई खतरा नहीं है? हर कोई खतरा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। राहुल गांधी पर काफी आपने कटाक्ष किया है? काफी नहीं किया। नहीं किया? मैंने काफी नहीं किया है। आपने चंद्रयान से तुलना कर दी? नहीं, वो तो चंद्रयान की लैंडिंग हो गई है, इसलिए मैंने कहा, और लॉन्चिंग भी हो गई, उसकी लैंडिंग भी हो गई। राहुल नहीं, वो तो मैंने कहा कि सबकी लॉन्चिंग लैंडिंग होनी चाहिए, जो भी काम कर रहा है। राहुल गांधी की भी होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर कमलनाथ कहते हैं कि राम मंदिर में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, वो कांग्रेस की देन है राम मंदिर। ये सारा आंदोलन, सब कुछ, सारा माहौल, ये किसने खड़ा किया था? ताला उन्होंने खोला था। कह रहे क्या हुआ? उससे नहीं फर्क पड़ रहा है? नहीं, सारा देश जानता है। कमलनाथ जी बेचारे क्या बोलेंगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर राजनाथ जी, एक और चीज है कि एक तरफ इजराइल हमास की जंग दुनिया में चल रही है और कई जो राजनीतिक दल हैं वो हमास को एक मुद्दे के तौर पर बना रहे हैं इन चुनावों में, अलग अलग विधानसभा। इसमें कहीं दो मत नहीं। हमास आतंकवादी संगठन है, इसको तो हम लोग भी मानते हैं, लेकिन हाँ, यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि जो फिलिस्तीन के निर्दोष लोग हैं उनकी जाने न जाने पाए, इस संबंध में सावधानी बरती जानी चाहिए।
नहीं, हमास को दूसरे तरीके से उसको सपोर्ट करने के चक्कर में एक मुद्दा बनाया। नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। किसी भी आतंकवादी संगठन को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। एक और चीज, जो ये मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं उसमें कहते हैं एक टर्निंग पॉइंट रहेगा ये जो लाडली बहना योजना जिसकी यहाँ पर शुरुआत हुई। बहुत ही शानदार योजना प्रारंभ की है शिवराज जी ने, लाडली बहना योजना। और लाडली बहना योजना क्या, कई इस प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ किया उन्होंने। इस तरह आपने देखा होगा कि हमारे सरकार की लोकप्रियता जन सामान्य में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्या ये फ्रीबी है? क्या ये इसको फ्रीबीज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, एक सोशल एम्पावरमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए, सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम है। अब आप ये कहेंगे कि ये जो 6,000 रुपया किसानों को दिया जा रहा है वो फ्रीबीज है या रेवड़ी है, ऐसा नहीं है। उनके एम्पावरमेंट के लिए दिया जा रहा है, उनके सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, फ्रीबीज उसको कहते हैं जब चुनाव आ जाता है और चुनाव आने के महीने भर पहले जो लोग घोषणाएं होती हैं उनको कहते हैं फ्रीबीज। ये लोगों की ईमान और नीयत को खरीदना। और मैं योजना तो अभी फिर अनाउंस नहीं, कई महीना पहले हो गई, चुनावी साल नहीं, चुनावी साल रहा होगा, लेकिन उसके पहले से लगातार इस प्रकार की योजनाओं की घोषणा शिवराज सिंह जी करते चले आ रहे हैं। हाँ, और एक आखिरी सवाल जो इन चुनावों योजनाओं की घोषणा एक साथ नहीं हो सकती। एक साल कुछ किया, दूसरे साल कुछ किया, तीसरी साल कुछ किया, चौथी साल कुछ किया। एक आखिरी सवाल जो इन चुनावों का बहुत बड़ा मुद्दा है और वो है करप्शन। एक तरफ छत्तीसगढ़ हम देख रहे हैं जहां पर महादेव ऐप का पूरा मामला चल रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि आप लोग केवल और केवल ईडी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ईडी अपना एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, अपना काम कर रहा है, उसमें उसको इस्तेमाल करने का कोई कारण नहीं है। क्यों इस्तेमाल करेंगे? जब हमको जीत के प्रति हम आश्वस्त ना हो तब ना। अब वो भी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं भी होंगे तब भी हम ईडी का इस्तेमाल इस दृष्टि से नहीं करेंगे ताकि हमको इससे राजनीतिक लाभ मिल जाए। भ्रष्टाचार के मामले में इतना दम है कि उन पर केस बनेगा? और अब जो कुछ भी हो, ये तो वो जाने, एजेंसी जाने केस बनेगा कि नहीं बनेगा, वो होते हैं। हाँ, बिल्कुल स्वायत्त है। और कमलनाथ जो कहते हैं कि बीजेपी में करप्शन की खान है। अब बता दें, 9 वर्षों से केंद्र में हम लोग सरकार चला रहे हैं, क्यों नहीं एक आरोप लगा देते? उनकी सरकार पर तो केवल आरोप ही नहीं लगे, बल्कि उनकी केंद्र की सरकार जब थी तो उनके मंत्रियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। क्या बात करते हैं? तो मध्य प्रदेश में जो चुनावी प्रचार का सफर है आपका, इसके साथ ही आज के लिए विराम लग रहा है, लेकिन आगे आप आगे भी 2-3 दिन का कार्यक्रम है, अभी आएंगे। तो तमाम यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ और बाकी लोग जो आसपास के इस इलाके में रहते हैं वो सब यहाँ पर निकल कर आए हैं राजनाथ सिंह की बातों को सुनने के लिए। लेकिन सवाल एक बार फिर वही राजनीतिक जो उठता है हर राजनीतिक दल के सामने कि क्या ये भीड़ कन्वर्ट होगी वोट में।